हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ नोटिस आप लोगों को देना है। वो ये है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। तो अगर कुछ दिनों में आपको कुछ नया नाम दिखे तो उसका मतलब होगा कि वही चैनल जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था, बस नाम अलग है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास नए यूट्यूब चैनल के लिए यानी मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ सजेशन है, कुछ अच्छा नाम आपके दिमाग में है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल का पेज खोलिए, वहाँ पर कम्युनिटी में जाइए और वहाँ पे मैंने नया एक पोस्ट डाला है और कुछ नाम भी मैंने आपको सजेस्ट किए। आप उनको नाम को वोट दे सकते हैं जो आप चाहते हैं मैं अपने चैनल का नाम रखूं, नहीं तो आप अपना सजेशन भी वहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों के अंदर मैं यूट्यूब का अपना नाम चेंज कर दूंगा। तो बस यही थी एक इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वो है आज के वीडियो का टॉपिक, जो कि है इंडोनेशिया। एक बजट वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता है इंडोनेशिया के बारे में, उन लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। जो बनी है 17,000 वॉल्केनिक आइलैंड से। इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्केनो है तो डरने वाली बात है। काफ़ी खूबसूरत ये कंट्री है। साथ ही साथ अगर आपको थाईलैंड नहीं पसंद है, थाईलैंड की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो आपके लिए इंडोनेशिया बेस्ट कंट्री है। और अगर आपको लगता है कि इतनी खूबसूरत कंट्री है, महंगी होगी आपके जाने के लिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंडोनेशिया घूमने के लिए काफ़ी सस्ती जगह है। अब सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं इसको छोटा रखना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव रखना चाहता हूँ। वो करने के लिए मुझे बकवास करना बंद करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैंने जो इंडोनेशिया का टूर है इसको 3-4 दिन का नहीं रखा है, मैंने रखा है 16 दिन का ये टूर, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इंडोनेशिया में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कितने दिन आपको कहाँ रुकना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें चाहिए होती है फ़्लाइट। अब फ्लाइट की यहाँ से बात निकली तो मैं आपको फ़्लाइट के प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने डेट चूज़ की है आप लोगों को एग्जांपल बताने के लिए, वो है 10 अक्टूबर 2018। क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं कल की डेट चूज़ करूँगा तो मेरे को फ़्लाइट काफ़ी महंगी पड़ेगी। आपको ये जो ट्रिप है कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपको प्लान करनी पड़ेगी अगर आपको एक सस्ते बजट में यहाँ पर जाके घूमना है तो। अगर आप मुंबई से बाली के लिए फ़्लाइट लेंगे तो रिटर्न टिकट आपको जो पड़ेगा, माने कि आप 10 अक्टूबर को चढ़ेंगे फ़्लाइट में और 26 तारीख को वापस आएंगे इंडिया, तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा मात्र 16,000 इंडियन रुपीज़। ऑफकोर्स अक्टूबर के लिए फ़्लाइट काफ़ी सस्ती है और काफ़ी जगह से आप बाली के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली से ले सकते हैं, कोलकाता से ले सकते हैं। मैंने मुंबई का एग्जांपल लिया। अगर आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से इस फ्लाइट को ले सकते हैं। हर एक डेट का एक अलग प्राइस होगा। बस मैं आपको बताना चाहता था कि आपको 10 घंटे लगेंगे और आपको सिर्फ 16,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप मुंबई से जाते हैं तो। फ्लाइट के बाद बात कर लेते हैं वीज़ा की। ऑफकोर्स वीज़ा के लिए आपको इंडोनेशिया में एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। बट वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक फ़ी है, जो कि फ़ीस पहले $25 थी, अब है $35। तो आपको $35 पे करने पड़ेंगे काउंटर पे एयरपोर्ट पे जाके अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि वीज़ा ऑन अराइवल का क्या सीन है, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। जब भी आप फ्लाइट लेके बाली जाएंगे या किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे इंडोनेशिया के मेन जगह आप जकार्ता जाते हैं तो देन आपको वहाँ पर लाइन में खड़ा होना है। उतरने के बाद ऑफकोर्स प्लेन से वीज़ा ऑन अराइवल की वहाँ पर आपको $35 पे करने। अपने पास में हमेशा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिए, साथ में अपनी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं वो भी रखिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी रखिए। और आपको जो पासपोर्ट है वो 6 महीने पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1-1.5 साल का टाइम होना चाहिए उसको एक्सपायर होने के लिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। बस जाइए एयरपोर्ट पे, वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में खड़े होइए और आपको आसानी से मिल जाएगा। बाली इसके लिए बेस्ट प्लेस है। जकार्ता में बहुत भीड़ होती है। अगर आप बाली तक की फ़्लाइट लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी और आपको भीड़ भी कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू जकार्ता। अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हम मनी एक्सचेंज कहाँ से करवाएंगे, तो काफ़ी आसान जवाब है इसका दोस्तों। इंडिया के आजकल किसी भी जगह मनी एक्सचेंज के लिए अलग से जगह होती है, बैंक टाइप, जहाँ पे आप जाकर मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस गूगल पर डालिए मनी एक्सचेंज इन योर सिटी का नाम, तो आपको जगह आ जाएगी। मेरी सिटी में भी है और मैंने भी काफ़ी बार मनी एक्सचेंज ऐसे ही किया है। बाय द वे, जो भी मैंने अभी मनी एक्सचेंज बताया वो इंडियन रुपीज़ से US डॉलर के लिए है, ना कि इंडोनेशियन रुपी के लिए। तो आपको कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ में US डॉलर, ना कि इंडोनेशियन रुपीज़। ऑफकोर्स आपको इंडोनेशियन रुपीज़ इंडिया में काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए जो बेस्ट बेट रहेगी वो होगी आप US डॉलर लेके जाए इंडोनेशिया। देन इंडोनेशिया जाके आप लोग वो US डॉलर के वहाँ के लोकल बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। काफ़ी ईजी होता है ये करना और कुछ भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंडोनेशिया में काफ़ी सारे लोग बैठते हैं जो आपको लोकली अच्छे रेट में करेंसी दिलाने का वादा करते हैं। वो एक टाइप का स्कैम होता है, उसमें मत फंसना। अगर क्योंकि इंडोनेशिया में ऐसा होता है आपको कटे फटे नोट मिल गए
तो वो लोग काफ़ी मुश्किल से लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो आपको जो नोट चाहिए वो एकदम करारे चाहिए, एकदम नए नोट चाहिए, ना कि पुराने फटे हुए। तो उसके लिए बैंक आपके लिए बेस्ट जगह होगी मनी एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीज़ा और फ्लाइट के बारे में। देन अगेन अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है ये ट्रिप। जो मैंने पहले बोला था 15 से 16 दिन की जो ट्रिप मैंने प्लान की है, इसको कैसे प्लान किया है, क्योंकि जो मेन खर्चा होता है वो होता है अकोमोडेशन का। तो अब बात कर लेते हैं आपके ट्रिप के बारे में कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे अकोमोडेशन होगा, और एक कितना सॉलिड बजट आप लोगों को लगेगा पर पर्सन के हिसाब से। किसी भी जगह पर घूमने जब हम जाते हैं तो एक बजट होता है हमारे पास में, और वो जो बजट होता है हम उसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सुपर लो बजट वाले लोग, जो कहीं पर भी सो जाएंगे, छोटा मोटा खा लेंगे और रह लेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ घूमने से मतलब होता है। एक होता है मुझ जैसे, आप जैसे लोग, जिनको एक बजट में भी घूमना है पर इतना भी घटिया जगह पे नहीं रहना है जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाए। कम से कम एक अच्छी जगह होनी चाहिए, हमें अफोर्ड करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये कहते हैं जो लग्जरी ढूंढते हैं हर एक जगह पे। अब जो लग्जरी ढूंढते हैं वो इस वीडियो को तो देखेंगे नहीं, तो बात कर लेते हैं बजट में आप कैसे रह सकते हैं। तो मैं मोस्टली फोकस करूँगा उन जगहों के बारे में जिनका बजट भी कम है और रहने में भी अच्छी जगह है, बट एकदम कम भी नहीं है और रहने में बेकार भी नहीं है। तो सबके लिए विन विन साइड है ये। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि ये ट्रिप मैंने डिवाइड की है 15 दिन के अंदर, अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं। और सुन लीजिए आप अच्छे से, पहले की जो 3 रातें हैं आप बाली में गुजारेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आप बैक फ्लाइट बाली के लिए लेंगे। तो आप 3 रातें शुरुआत की बाली में गुजारेंगे। देन उसके बाद की रातें आपकी होंगी सूराभाया में, यानी हो गए 5 दिन। देन नेक्स्ट 2 डेज यू विल स्पेंड इन योग्यकर्ता, ये हो गए 7 दिन। देन आखिरी के 3 दिन जकार्ता में आप गुजार सकते हैं मज़े से। देन आप वापस आइए मेडेन में, आप मेडेन में जा सकते हैं। फिर 3 रात आप लेक टोबा पे रह सकते हैं। देन अगेन आप जकार्ता आ सकते हैं लास्ट दिन पे, और जकार्ता से आप फ्लाइट ले सकते हैं इंडिया के लिए। अब हर एक जगह की रहने के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप फर्स्ट जो 3 दिन होंगे आप बाली में गुजारेंगे, और बाली में काफ़ी सारी जगह हैं सस्ते में रुकने के लिए, हॉस्टल्स भी हैं और होटल्स भी हैं। अगर आप लोग दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं इंडोनेशिया या अकेले जा रहे हैं, तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर हॉस्टल में रुकिए, क्योंकि होटल्स हमेशा महंगे होते हैं हॉस्टल के मुकाबले। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो हॉस्टल है या आपको जो डॉर्मेट्री दे रहा है, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, वहाँ पे एक रात का प्राइस है 416 इंडियन रुपीज़। अगर आप मान लीजिए आप 2 लोग हैं, आपको प्राइवेसी चाहिए, आप प्राइवेट जगह भी ले सकते हैं, जैसे कि बजट डबल रूम, तो वहाँ का जो प्राइस है वो है 1152 इंडियन रुपीज़। अगर आप इस जगह को 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो आपको 600 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे, जो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छी प्राइवेसी मिल रही है। 600 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एक दिन के लिए। ऐसे ही काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं बाली में, जिसको आप एक बजट के अंदर रह सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल्स यूज़ करने हैं तो आप साइट यूज़ कर सकते हैं hostelworld.com, वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स मिलेंगे आपको काफ़ी अच्छे दामों पे। ये तो हो गए 3 दिन की बाली की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 रात आप जहाँ पे रुकेंगे सूराभाया में। अगर आप वहाँ पे होटल लेते हैं तो आपको जो एक मिनिमम प्राइस पे करना पड़ेगा होटल का, वो होगा $10 पर नाइट के हिसाब से। जी हाँ, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर्स में बताना काफ़ी आसान है और आप डॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे हॉस्टल लेते हैं, जो आपको हॉस्टल में प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा $8 बंक बेड के लिए। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपको एटलीस्ट $12 से $13 खर्च करने पड़ेंगे। देन 2 रात आप सूराभाया में गुजारने के बाद आप जा सकते हैं 2 रात योग्यकर्ता के लिए, और जो आपको वहाँ पर प्राइस पे करना पड़ेगा होटल के लिए या हॉस्टल के लिए वो होगा $14, जो थोड़ा हाईयर साइड पर है, बट इज क्लोजर टू टेम्पल, और वहाँ पे आप मोटरसाइकिल वगैरह भी रेंट पे ले सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डील मिलेगी आपको यहाँ पे। और रूम्स भी आपको एक्चुअली अगर आप हॉस्टल लेंगे बंक बेड टाइप में, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, तो आपको जो प्राइस देना पड़ेगा वो होगा $7 पर नाइट के हिसाब से। देन इसके बाद आप लोग 3 रातों के लिए जकार्ता में होंगे इस लिस्ट के हिसाब से। और जकार्ता दोस्तों थोड़ी महंगी सिटी है, अगर आप यहाँ पर हॉस्टल्स लेते हैं तो आपको $25 तक पर नाइट तक देने पड़ सकते हैं, जो काफ़ी इंसेन अमाउंट है पे करने के लिए, काफ़ी रेट है। इसलिए आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप trivago.com पे जाइए, होटल्स वहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए क्या प्राइस चल रहा है वहाँ पर, शायद आपको कोई डील मिल जाए या कोई ऑफर मिल जाए, क्योंकि जकार्ता में रुकने के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़। दैन 3 रात अगर आप जकार्ता में गुजार लेते हैं, उसके बाद आप 1 रात के लिए मेडेन जा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक डिसेंट प्राइस पे करना पड़ेगा, अगेन $7 तक के लिए। जैसे K77 जो गेस्ट हाउस है वो जो चार्ज करता है वो $8 पर नाइट तक करता है, और काफ़ी सारे लोकल स्पॉट्स हैं वहाँ पे खाने पीने के लिए, जो काफ़ी अच्छी जगह है, एकदम फुल मस्ती वाली जगह है वो। देन
अगेन आप आएंगे 3 रातों के लिए लेक टोबा पे। लेक टोबा पे काफ़ी अच्छी जगह है रहने के लिए और काफ़ी अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा रहने के लिए। यहाँ पे आपको जो डीलक्स डबल बेड मिलेगा वो आपको आराम से $8 पर नाइट तक के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों के साथ डिवाइड करेंगे इसको तो आपको $5-6 पर पर्सन देने पड़ेंगे, जो अगेन एक स्टील है, एक अच्छा ऑफर है आपको लेक टोबा पे रहने के लिए। ट्रिप के आखिरी दिन पे आप अगेन जकार्ता में होंगे और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप उन होटल्स को चूज़ कीजिए जो एयरपोर्ट के पास में हो, जहाँ पे होटल शटल आती हो। कि आप लोगों की रहने के बारे में अब बात कर लेते हैं आपके फूड एंड ड्रिंक्स की, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीने के लिए आपको खाना पीना तो पड़ेगा ही। स्ट्रीट फूड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता स्ट्रीट फूड मिलता है इंडोनेशिया में। मोस्टली आपको जो कॉस्ट पे करना पड़ेगा कॉस्ट वो होगी आपको लाइक $4, $5 जो 300-350 रुपीज़ के आसपास होते हैं। अगर आपको वेस्टर्न खाना है तो अगर आप वो भी खा सकते हैं, आपको पर टाइम के 500-600 रुपये देने पड़ेंगे। ऑफकोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल खाना खाइए, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। मतलब 150 से 200 रुपये एक टाइम के लिए आपको काफ़ी अच्छी डील है यहाँ पे रहने के लिए और एक बजट में गुजारने के लिए। कंपेयर टू रहने और खाने के मामले में इंडोनेशिया यूँ तो काफ़ी सस्ता है, बट अगर आप उन लोगों में से जिनको इंडोनेशिया में पार्टी करनी है, क्लब्स जाने, तो आपको ये शायद थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया में बाहर अल्कोहल कंज्यूम करना थोड़ा महंगा है। जैसे कि आपको एक बियर की बोतल के लिए एटलीस्ट 120 to 130 इंडियन रुपीज़ तक देने पड़ सकते हैं, जो थोड़ा सा महंगा हाई साइड पे, और आपका बजट जो बेफिजूल में आगे बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप नाइट क्लब्स पे यहाँ सब जगह जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एज ए टूरिस्ट अलग से चार्ज करना पड़ता है, $5 से $6 वो ऊपर से चार्ज लेते हैं, जो अगेन आपकी बजट की बर्बादी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया की जो सड़कें थोड़ी ख़राब हैं, इतनी अच्छी नहीं है बाय रोड ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फ़्लाइट ले सकते हो तो फ़्लाइट लीजिए। जैसे कि अगर आपको फ़्लाइट लेनी है मान लीजिए जकार्ता से बाली के लिए, जो आपको एयर एशिया में जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा एटलीस्ट $50, जो आसपास होते हैं 3,500 इंडियन रुपीज़ के। तो ऑफकोर्स मुझे पता है ये थोड़ा महंगा पड़ेगा अगर आप लोग फ़्लाइट लेंगे तो। इसके अलावा अगर आप आइलैंड ऑफ जावा पे हैं, अगर आप जावा आइलैंड पे हैं, आपको जकार्ता से योग्यकर्ता जाना है, तो आपको $8 to $9 देने पड़ेंगे, जो अगेन होते हैं 350 इंडियन रुपीज़ के बराबर। ये आपको तब देने पड़ेंगे जब आप जकार्ता से ओवरनाइट ट्रेन लेंगे योग्यकर्ता के लिए। ट्रेन में काफ़ी कम दाम लगते हैं कंपेयर टू फ्लाइट ऑफकोर्स। देन जब आप ट्रेन लेते हैं योग्यकर्ता से सुरभाया के लिए, जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है वो होगा 65,000 इंडोनेशियन रुपीज़, जो होता है $US में लगभग $5 के बराबर, जो अगेन काफ़ी कम प्राइस है कंपेयर टू फ्लाइट। तो आपके लिए जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिले आप ट्रेन का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप फ्लाइट यूज़ कर सकते हैं जकार्ता से किसी भी और सिटी जाने के लिए, पर आपको फ़्लाइट महंगी पड़ेगी कंपेयर टू ट्रेन। और मोस्टली वहाँ पे फेरीज़ भी चलती हैं, तो आप फेरीज़ वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि आइलैंड्स पे बसा हुआ ये देश है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको फेरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादातर, या ट्रेन भी एक अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए। देन विद इन सिटी में अगर आपको घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप ऑफकोर्स लोकल बसेस ले सकते हैं, टुक ले सकते हैं, टुक यानी रिक्शाज ले सकते हैं, या अपनी खुद की मोटरसाइकिल रेंट पे ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोटरसाइकिल रेंट करने के लिए आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अदर देन डैट अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं तो मोटरसाइकिल रेंट करने के लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है वो होगा $7 तक, जो होते हैं अगेन 350-400 रुपये के बराबर। अगर आपको वहाँ पे अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ में कुछ 4-5 दोस्त है तो आप वहाँ पे कार भी रेंट पे ले सकते हैं, जो 24 घंटे के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, वो होगा $13 to $14 के बराबर, जो होते हैं 1300-1400 रुपये एक दिन के लिए। तो जो आप दोस्तों में डिवाइड करेंगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस पड़ेगा। तो एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आप वहाँ पे लोकली ये सब चीज़ें रेंट पे ले सकते हैं और खुद अपने टाइम पे घूम सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इंडोनेशिया का कितना बजट आपको चाहिए एक्चुअली वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ पे एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ़्लाइट का मैंने आपको बताया 16,000-17,000 है यहाँ पे। देन आपको $35 आपको वीज़ा एंट्रेंस फीस के भी देने हैं, जो इंडियन रुपीज़ में होता है 2500 इंडियन रुपीज़ के बराबर। तो अगर आप उसको प्लस करेंगे तो आपके 18,500 तो दोस्तों यहीं हो गए। उसके अलावा रहने के लिए अगर आप हॉस्टल्स में रहेंगे तो आपको एटलीस्ट 15,000 to 16,000 रुपीज़ और लगेंगे। अगर आप सेफ साइड पर रहते हो तो और कैरी करते हो 20,000 to 21,000 अपने साथ में, तो जो आपको पूरी इंडोनेशिया की ट्रिप पड़ेगी 15 दिनों के लिए, वो एटलीस्ट आपके 40,000 मैक्सिमम में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। 40,000 भी दोस्तों मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट एक सेफ साइड पे रहने के लिए मैं 40,000 बोल रहा हूँ,
नहीं तो आपके आराम से 30,000 तो दोस्तों लिटरली आराम से आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।